ओके डिफरेंस। आज हम करेंगे फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स में। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या मतलब है? हम कहीं पे भी रहते हैं, जैसे हम वातावरण से अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? वातावरण से, इन्वायरमेंट से हम कैसे सुरक्षा करते हैं? अपना मकान बनाते हैं, है ना? ठीक है। और अपने पेट की सुरक्षा कैसे करते हैं? भूख की सुरक्षा कैसे करते हैं? राशन पानी लेके आते हैं दुकान से, राशन लेके आते हैं महीने भर का, है ना? हर महीने अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है। तो इसी को कहते हैं खाद्य सुरक्षा, कि अपनी हर व्यक्ति की खाद्य संबंधी सुरक्षा, मतलब उसके फूड संबंधी सिक्योरिटी सिक्योर हो। जैसे उसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, उसका पर्याप्त मात्रा में प्लस पोषण युक्त और प्लस निरंतर डेली भोजन मिले। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन मिले, इसी को क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा। ठीक है। जैसे मान लो हर व्यक्ति को डेली मान लो एक थाली सुबह मिलती है, एक थाली शाम को मिलती है। ऐसे ना हो कि शाम को थाली नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये कि उसकी खाद्य सुरक्षा, अभी क्या उसकी फूड सिक्योरिटी नहीं है, उसका फूड सिक्योर नहीं है। जैसे मान लो हम कहीं रेंट पे रह रहे हैं, सुबह रेंट पे रह लिए, शाम को वहां रेंट रुक नहीं सकते, तो ये क्या हमारी मकान की भी सिक्योरिटी नहीं है ना? खुद का मकान हो, खुद का रहने का वास हो, तभी हम मानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी है। उसी प्रकार से इसमें होगा राशन, मतलब हमारा क्या हो, राशन हो महीने भर का या डेली का हमें खाना फूड मिलता रहे जितनी हमारी जरूरत है। इसके अंदर कितना होगा? आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी जरूरत है। आवश्यकता के अनुसार हमारा भोजन क्या हमें मिलता रहे डेली, कितना? पर्याप्त मात्रा में, पोषण युक्त हो और निरंतर मिले डेली, तो इसे क्या बोलेंगे? फूड सिक्योरिटी उस व्यक्ति के लिए। और इसका निर्धारण कौन करता है कि पोषण युक्त भोजन है कैसा नहीं है? इसका निर्धारण करता है एक FO। ये किसकी संस्था है? सहायक संस्था है, UNO की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक है सहायक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मानक कौन डिटरमाइन करता है पोषण युक्त भोजन का? कौन करता है? FAO। ये क्या इसका मानक निर्धारण करता है कि हाँ ठीक है, इस एक व्यक्ति के लिए थाली में क्या क्या होना चाहिए? चावल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, और उसके अंदर मतलब इतना रोटी होना, उसके जो भी मानक निर्धारण करता है कि उसका शरीर कितना चल रहा है, कैसा नहीं है, कहीं दुबलापन तो नहीं है, कहीं शिकार तो नहीं है, और नहीं है बहुत से ऐसे मतलब कुपोषण का तो शिकार नहीं है। तो इन सभी का निर्धारण कौन करता है? FAO करता है। ठीक है, यूएनओ की एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्टैंडर्ड तैयार करता है। ठीक है, पैरामीटर जो भी इसका तैयार करता है, डिटरमाइन करता है उनका। ठीक है, उसके बाद आता है कुपोषण। फूड सिक्योरिटी के अंदर एक आता है अल्पपोषण। मान लो एक मनुष्य की आवश्यकता है, अपने जनरली एग्जांपल लेते हैं, एक मनुष्य की आवश्यकता है, उसके पास क्या हो? रोटी हो, 2 रोटी डेली हो, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम मान लो, और एक कटोरी क्या हो? दाल हो, और एक कटोरी चावल हो। इसके अलावा मोटा अनाज भी लेंगे, तिलहन फसलें भी होती है, अपने मान के चलते हैं कि प्लेस नहीं है। एक कटोरी दाल होनी चाहिए, एक कटोरी चावल होनी चाहिए, और 2 रोटी उसके सुबह, 2 रोटी उसकी थाली में, ये सुबह की हो और ये शाम को उसको मिले, ये दोनों टाइम पूरा मिलता रहे उसे। और इसमें क्या न्यूट्रिशन हो, जितना उसके शरीर को जरूरत है उतना इनमें पूरा होना चाहिए। मतलब चावल हो तो अच्छी क्वालिटी का हो, घटिया क्वालिटी की ना हो, दाल हो तो अच्छी क्वालिटी की हो, घटिया क्वालिटी की ना हो, रोटी हो तो अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, तो इसे बोलेंगे पोषण युक्त, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन युक्त या पोषण युक्त, मतलब न्यूट्रिशन युक्त ये भोजन है, थाली है। अब इसमें से मैं क्या कर देता हूँ कि मैंने यहाँ कर दी, एक रोटी दाल कर दी, एक रोटी कर दी थाली में, दाल इसको क्या मिल रही? हाफ कटोरी मिल रही है, चावल इसको मिल ही नहीं रहा,
तो ये कैसा फूड हो गया बताओ। चल चावल उसको मिल रहा है, वो भी क्या 2 चम्मच मिले ऐसे चावल, ऐसे मान के चलो एक व्यक्ति को इतना चावल मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, पोषण कैसा हो गया, भोजन कैसा हो गया, ये कौन सा भोजन हो गया, अल्प पोषण भोजन। कौन सा भोजन हो गया, अल्प पोषण भोजन। क्यों, जितना चाहिए था उतना मिला नहीं, पूरा चाहिए था कि 2 रोटी होनी चाहिए थी, दाल भी पूरी होनी थी, चावल होते तो पूरा पोषण मिल जाता। अब इसको देखो, फूड तो मिला इसको, पर क्या हुआ, कम मिला। जब भोजन कम मिलता है तो उसे बोलेंगे अल्प पोषण भोजन, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 2 रोटी मान लो, या क्या कर दिया, अब मैंने इसको कैसे कर दिया कि रोटी और जो चावल दिए ना, इसको मान लो पूरा ही दे रहा हूं, 2 रोटी दे दी, फुल दाल दे दी और दे दी, पर क्वालिटी इतनी घटिया कर दी कि बहुत ही घटिया क्वालिटी है। उसको खाने के बाद उसको कुछ पोषण ही नहीं मिलता, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी हाइट इंक्रोज नहीं हो रही बच्चे की जैसे, या किसी को खाने के बाद उसके अंदर एनर्जी नहीं आ रही, उसको उल्टी की बीमारियां लग रही है, ऐसा खाना दे दिया, ठीक है, ऐसा फूड मिला, तो वो कौन सा जगह, कुपोषण। कौन सा जगह, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक सेकेंड इंग्लिश में नाम दे देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन और मल न्यूट्रिशन। तो ये हो गया इसका भोजन की क्वालिटी के बारे में कि कैसा भोजन होना चाहिए, कैसा भोजन होता है। कुपोषण भोजन और अल्प पोषण भोजन का मतलब समझ गए। अल्प पोषण भोजन में क्या न्यूट्रिशन तो होंगे पर कम है, पर इसमें क्या होंगे, न्यूट्रिशन भोजन तो पूरा मिल जाए क्या पता, कम भी मिल सकता है, ऐसी नहीं है, पर क्या क्वालिटी बेकार होगी। तो खाने की क्वालिटी बेकार हो तो कुपोषण, क्वालिटी बढ़िया पर कम मिला तो क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, माल न्यूट्रिशन, ठीक। अब आगे देखते हैं एक और। अब फूड सिक्योरिटी के अंदर एक AAA की अवधारणा आती है, WHO ने एक AAA की अवधारणा दी है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसकी अवधारणा दी, AAA की, A बाद में इसके अंदर S और जोड़ दिया गया था। पहले AAA की अवधारणा थी, बाद में इसके अंदर एक S और जोड़ दिया गया था। अब इनका मतलब देखते हैं। इसका होता है अवेलेबिलिटी, एक सेकेंड, ठीक है, अवेलेबिलिटी। और इसका हो गया एक्सेस, ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। और इसका हो जाएगा एक्सेस, और इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक सेकंड के नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ABL, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिव, एक्सेसिबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, और नीचे वाला होगा सस्टेन। तो AAA में क्या हो गया, AAA के अंदर क्या आया, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, और S के अंदर क्या आ गया, सस्टेन। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, उपलब्ध, अभी बताते हैं इसका मतलब, उपलब्ध, पहुंच, एब्जॉर्प्शन मतलब उपभोग और निरंतर, कंटिन्यूअस। अवेलेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि एक शहर है, मान के चलो, जैसे ले लो एक शहर है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका व्यक्ति घर है यहाँ पे बहुत सारे, पर जो राशन की दुकान है ना, इनसे 100 किलोमीटर दूर है। राशन या फूड की जो भी दुकानें हैं वो यहाँ आई नहीं, यहाँ पहुंचा ही नहीं भोजन, मतलब यहाँ क्या भोजन ही नहीं हो, फूड हो नहीं रहा,
तो यहाँ की कोई सड़क भी नहीं बनी हुई कि जाके यहाँ से लेके खाना ले ले, यहाँ दुकान जो बनी हुई है, यहाँ आने के लिए इनको बहुत टाइम लगता है, वापस लेके जाने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ नज़दीक में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ खाना बन जाए। तो ये क्या है कि फिर उपलब्ध नहीं माना जाएगा इसको, क्या क्या कि ये खाने कैसे करके कुछ ना कुछ बनाओ, ट्रेड रूट या जैसे पहाड़ों वगैरह में कुछ भी ऐसे बनाओ कि यहाँ खाना पहुँच जाए, सड़कें वगैरह ऐसे बनाओ ताकि वहाँ खाना पहुँचे, फूड वहाँ पहुँचे, ताकि लोग वहाँ से खरीद सके। इसको कहते हैं कि जैसे अपने हरित क्रांति चलाई थी, क्योंकि उस समय इसी का तो संकट आया था, हमारे पास भोजन, गेहूं खत्म हो गया था लगभग, तो उस समय हमने अमेरिका से गेहूं मांगा भी था, फिर हरित क्रांति ला के गेहूं बहुत उपजाया हमने, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसी को इसमें जोड़ा जाता है उपलब्ध, मतलब भोजन उपलब्ध तो कम से कम। यूनो के क्या है, फूड सिक्योरिटी के अंदर किन किन को जोड़ा जाता है, कौन कौन से आयाम लेके आते हैं, ट्रिपल ए। तो पहले आयाम क्या है, उपलब्ध होना चाहिए, कम से कम खाना उपलब्ध तो, मतलब इतना प्रोडक्शन तो करें, कम से कम इतना उगाए तो नहीं, इतना उपजाऊ तो करें, ठीक है, ताकि खाना सभी को मिल सके। तो पहले तो करेंगे उपलब्ध, फिर दूसरा मैंने कहा पहुंच करेंगे, कैसे न कैसे करके उनके दुकानों तक पहुंचाएंगे, टैक्स वगैरह कम लगाएंगे, कैसे करें ताकि हर व्यक्ति क्या कर सके, दुकान से खाना ले सके, इस तरह का सिस्टम बनाएंगे उनके आसपास में, ठीक है। तो लोगों की खाने तक पहुंच बनाए, कोई व्यक्ति क्या करे, खाना उपलब्ध हो उसको, और फिर उसके पास भी पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए सिस्टम। फिर इसी बात है उपभोग, ऐसा नहीं हो कि कहीं गेहूं यहाँ से खरीद के लाए, यहाँ गेहूं मिलता है 21 रुपए किलो, मान लो 30 रुपए किलो मिला, यहाँ गेहूं मान लो यहाँ 30 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है या आटा मिल रहा है जो भी है, और यहाँ पहुंचा तो यहाँ हो गया 1000 रुपए किलो, व्यक्ति खरीद ही ना पाए आटा या गेहूं है जो भी खरीद ही ना पाए, तो ये क्या हो, उपभोग नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। कम से कम उसको इस रेट में रखना है कि ताकि वो पहुंचे। इसीलिए तो गेहूं और फसलों के, हमारी खाद्यान्न फसलों के दाम नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों तक क्या थर्ड आयाम आ जाता है कि लोग उपभोग कर सके। कुछ लोग कहते हैं प्राइस नहीं बढ़ते हमारे फसलों के, इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि फसल खाने की जरूरत होती है, तो उसका रेट नहीं बढ़ पाता, क्योंकि थर्ड आयाम है इसके अंदर। क्योंकि फूड सिक्योरिटी करनी है लोगों की, तो उसको सस्ता रखना ही पड़ेगा, चाहे सरकार को सब्सिडी देनी पड़े। अभी आगे देखेंगे एपीएल बीपीएल की परिवार योजना है कि लोग नहीं खरीद पा रहे, तो उनके लिए, उनको भोग कराने के लिए सरकार ने क्या करे, 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल अनाज बेच रहे हैं। आगे आएगा ये सारा सस्टेन, मतलब यहाँ खाना पहुंच गया, अब 30 रुपए में व्यक्ति यहाँ खरीद रहे हैं, तो वो डेली खरीद सके, ऐसा भी होना चाहिए, निरंतर खरीद सके। ऐसे नहीं कि आज ही खरीद लिया और आज खाना अच्छा खा लिया, कल खाना उसको मिले ही ना, कल यहाँ पता चला कि राशन की दुकानों में खाना ही खत्म हो गया, यहाँ से आने वाला क्या सड़क खराब हो गई, सड़क पे टोल टैक्स ज्यादा लगने लग गया, या कुछ भी इस तरह का ज्यादा टैक्स लगा, या फिर उपभोग नहीं कर पाया, भोजन उसको मिल नहीं पाया, मतलब इतना महंगा हो गया। तो इन सभी चीजों को क्या करेगा, मतलब इस तरह से होनी चाहिए। पहले वो खाना उपलब्ध होना चाहिए, फिर उसके पास पहुंचना भी चाहिए, तीसरा उपभोग, ताकि वो खरीद सके, उपभोग कर सके, ऐसा होना चाहिए, और डेली उसको मिल सके। तो ये तीनों, अगर इन चारों पैरामीटर को, आयाम को, इन चारों आयामों को कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है, तो उसकी फूड सिक्योरिटी सेट है, मतलब उसको फूड सिक्योरिटी सिक्योर है कि उस व्यक्ति को डेली खाना अच्छा है, ठीक है, उसकी फूड सिक्योरिटी हम मान सकते हैं, ठीक है। और ये पैरामीटर किसने बताए, WHO ने बताए हैं, ठीक है। अगले वाला देखते हैं इसमें, ठीक है। इस बाद अगले वाला आता है इसके अंदर एपीएल और बीपीएल। अब देखते हैं पॉवर्टी लाइन। देखो ये ग्राफ है और इधर परिवारों की संख्या है, ठीक है, किसके है, नंबर ऑफ परिवारों की संख्या है। और इस ग्राफ में मैंने एक लाइन बना दी, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी की स्पेलिंग ऐसी होती है क्या, चेक कर लेना। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन होगी। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हो उनको क्या बोलेंगे, बिलो द लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पीएल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बीपीएल परिवार। ये जो लाइन इससे नीचे परिवार है उनको क्या बोलेंगे, बीपीएल पर, बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और इससे ऊपर परिवार होंगे उनको क्या बोलेंगे, एपीएल, अबव द पॉवर्टी लाइन। इससे ऊपर इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिवार बोलते हैं,
प्राथमिक परिवार या प्राइमरी फैमिली भी बोल देते हैं, प्राथमिक परिवार। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार उनको क्या बोलेंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन, और ऊपर वाले परिवार को बोलेंगे एपीएल, मतलब अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बीपीएल समझ में आ गया। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे परिवार रहने वाले परिवार को क्या बोलेंगे, बीपीएल परिवार, और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवार को क्या बोलेंगे, एपीएल परिवार या एपीएल अबव द पॉवर्टी लाइन। और बीपीएल परिवार में जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है ना, बहुत ज्यादा नीचे बैठे हुए लोग, उनकी इतनी हालत खराब है कि 1 रुपये 2 रुपये किलो में भी अनाज खरीदने में इसको बहुत ज्यादा कठिनाई आती है इनको। मतलब इतना इनका, मतलब इनकी हालत इतनी खराब है कि ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ खाना पहुंच ही नहीं पा रहे, कि जैसे छोटे बच्चे हो गए, बहुत सारे बच्चा है, जहाँ शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जहाँ खाना की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, मतलब वो खरीदे तो खरीदे क्या, उनके पास इतना रोजगार ही नहीं है, या वो बहुत सी विधवाएं ऐसी हैं, मतलब बहुत से ऐसा सिस्टम है कि मतलब बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन में गरीबों में गरीब, उनको क्या बोलेंगे, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय परिवार। इनका निर्धारण कब किया गया था, 2000 के अंदर निर्धारण किया गया था। तो ठीक है, बीपीएल परिवार में, ये बीपीएल फैमिली में कौन से, जो नीचे के स्तर पे हैं, इनको बोलते हैं बीपीएल परिवार। ठीक है, अब देखते हैं गरीबी रेखा। अब गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, ये हम आगे एक लेक्चर आगे देखेंगे। बहुत से ऐसी समितियां बनी है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है, कि ये गरीबी रेखा के निर्धारण है 2100 कैलोरी, 3200 कैलोरी, ऐसे आगे आएगी सारी बातें, हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी की बात आएगी, वो गरीबी रेखा हम देखेंगे कैसे होती है, गरीबी रेखा क्या होती है। ठीक है, हम अभी गरीबी रेखा के कौन से बाद में रखेंगे, पहले हम देखते हैं गरीबी रेखा का। अब आगे देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये 2013 में पार किया गया था। क्यों पार किया है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे संविधान में क्या है, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि हम हर देश के हर नागरिक को क्या करेंगे, फूड की सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, कल्याण के लिए, ठीक है, उनका ताकि अच्छा से कल्याण हो। तो उसने क्या किया, इस आर्टिकल को लेके और क्या किया, यहाँ पे ये कानून है कि हर व्यक्ति को फूड की सिक्योरिटी मिलेगी। ये कानून है इस आर्टिकल के तहत। ये कानून किसके तहत बनाया गया, एक्ट मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, एक्ट मतलब कानून, ठीक है, अधिनियम या कानून जो भी बोले। और कौन बनाया गया, 2013 में। क्यों बनाया गया, क्योंकि संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 47 में कि हम क्या करेगा, राज्य का ये फर्ज है कि राज्य या स्टेट का ये फर्ज है कि वह लोगों को फूड सिक्योरिटी देगा या उनका भरण पोषण की मदद करेगा। तो उसको लेके ये कानून आया गया। और इस कानून का फायदा ये है कि इस कानून को लेके हम न्यायालय में जाके चुनौती भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको लेके इसमें ये फायदा है। इस कानून में क्या प्रोविजन है, सबसे बेस्ट प्रोविजन, बाकी बात सारी है। इस कानून के तहत क्या रखा गया कि जो परिवार बीपीएल में है और जो परिवार एपीएल में है, ठीक है, अभी राशन कार्ड बनवाएंगे इनके, भी देखते हैं। जो परिवार बीपीएल में है इनको क्या मिलेगा, 35 किलो अनाज पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इस परिवार में कितने मानेगा, और इस परिवार में संख्या कितनी, जनरली परिवार में संख्या कितनी मानी जाएगी, 5 सदस्य। 5 सदस्यों को परिवार माना जाएगा और 5 सदस्य के परिवार को 35 किलो अनाज देगी सरकार। और किस रेट में देगी, अभी रेट देखते हैं। और इनको कितना देगी, 25 किलो अनाज देगी सरकार। 5 सदस्यों के परिवार को 25 किलो अनाज देगी सरकार। ठीक है, अगर कम है, मान लो 3 सदस्यों का ही परिवार है, तो भी उसके अभी रेट पर रेट में आ जाएगा। मान लो इसमें 35 किलो अनाज सदस्यों को दिया जाए तो पर पर्सन को कितना आया, 7 किलो अनाज महीने का। कितना है, 7 किलो अनाज, 35 केजी, 25 केजी, तो 7 केजी कितना है पर पर्सन। ठीक है, और इसमें कितना है पर पर्सन या व्यक्ति पर सदस्य।
मान लो अगर 3 सदस्य है तो ऐसे नहीं है कि उसको मान लो 25 किलो अनाज अदा कर देंगे, 5 किलो ही रहेगा उनके लिए भी। इधर भी ऐसे अगर 3 सदस्य है तो भी 7 किलो ही रहेगा। ठीक है, 7 किलो अनाज मिलेगा और 5 किलो इधर वाले को क्या मिलेगा, 25 किलो अनाज मिलेगा। ठीक है, अब अनाज में क्या क्या चीज ऐड करी है सरकार ने, इसके अंदर सरकार ने इसके अंदर अनाज में ऐड किया है चावल, गेहूं और मोटा अनाज। मोटा अनाज अभी बात करते हैं, मोटा अनाज में क्या क्या होता है। ठीक है, चावल देगी 3 रुपए किलो, ठीक, और गेहूं कितना देगी, 2 रुपए किलो, ठीक है, पर केजी के हिसाब से, और मोटा अनाज देगी 1 रुपए पर किलो। ठीक है, चावल कितना, 3 रुपए किलो, राइस 3 रुपए किलो, वीट मतलब गेहूं मतलब 2 रुपए किलो, और मोटा अनाज 1 रुपए किलो। मोटा अनाज में आती थी बाजरा, मक्का और मूंग, जो मूंग दाल होती है ना, और चना, ये सब किस में आते हैं, मोटा अनाज में आ जाते हैं। आगे मोटा अनाज की हम फसलें देखेंगे, आगे जाके एपीएमसी देखेंगे, उसके अंदर सारी स्ट्रक्चर आएगी। तो मोटा अनाज किस रेट में देगी सरकार, 1 रुपए किलो में देगी। गेहूं किस रेट में देगी सरकार, 2 रुपए किलो में देगी, और कितना देगी, 3 रुपए किलो में देगी। बीपीएल परिवार वालों को कितना मिल जाएगा, 7 किलो अनाज मिल जाएगा, और जो एपीएल परिवार है उनको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 25 किलो। अनाज संयुक्त रूप से हो सकता है, अगर या चाहे तो चावल ले ले 25 किलो, अगर मतलब वो के राशन की दुकान पे जो आया हुआ है वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि चावल की डिमांड करेगा। हालांकि कानून लेके जा सकता है, कौन सा व्यक्ति जा सकता है, जो इन परिवारों के सदस्य है, तो कानून को लेकर न्यायालय में जा सकता है कि हमें चावल उपलब्ध नहीं करवाया, अब की बार मोटा अनाज उपलब्ध नहीं करवाया, तो कहा जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी है, इन एपीएल और बीपीएल परिवार को इस रेट में अनाज उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक निष्कासित रेखा भी होती है, जिनकी टर्नओवर अच्छी है वो ना तो एपीएल में आते हैं ना बीपीएल में आते हैं। ठीक है, इनके राशन कार्ड नहीं होते हैं, इनके राशन कार्ड होते हैं नीचे वालों के। अब देखते हैं राशन कार्ड, एपीएल परिवार का, एपीएल और बीपीएल परिवार का क्या राशन कार्ड बनता है। तो राशन कार्ड किसके नाम से बनने लग गया, आपसे महिला के नाम पे बनने लग गया, और महिला की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, या इसके सब ज्यादा भी चलेगी। और मान लो किसी परिवार में 2 महिलाएं हैं, ठीक है, दोनों की 18 साल से ऊपर उम्र है, तो जिसकी महिला की उम्र ज्यादा होगी ना, उसको क्या बनाया जाएगा, परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। अब राशन कार्ड महिला के नाम पे बनता है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये इसके अंदर फूड सिक्योरिटी के अंदर एनएफसी एक्ट आया था। एनएफसी एक्ट का मतलब यही है कि मेन उद्देश्य ये था कि हम एपीएल और बीपीएल परिवार को क्या करेंगे, इस रेट में गेहूं और चावल उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, और इसको लेकर न्यायालय में भी जा सकते हो। अगर किसी नहीं मिलता राशन की दुकान से, राशन नहीं देता कोई व्यक्ति, अगर आपके पास राशन कार्ड है बीपीएल का और आप राशन की दुकान पे गए और आपको राशन नहीं दे रहा वो व्यक्ति, तो आप क्या कर सकते हो, किसी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा सकते हो कि हमें खाना नहीं दिया, मैं राशन नहीं दिया जा रहा, या मैं अनाज नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत में क्या क्या चुनौती है वो देखते हैं। भारत में देखें तो बहुत बुरी हालत है फूड सिक्योरिटी को। भारत में भूखमरी बहुत ज्यादा है, जो मैंने बोला था ना अल्प पोषण कुपोषण, उसे भूखमरी बोलते हैं। पर से बहुत ज्यादा भूख मतलब भूखमरी है भारत के अंदर। इतने लोग मतलब बच्चे हैं कि खाना ही नहीं मिलता जिनको एक दिन का पूरा, और बहुत ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति है। ठीक है, मतलब बच्चों का इतना गंदा हाल है अपने देश में कि पूछो ही मत। बच्चे बहुत तरसते हैं खाने के लिए, खाना ही नहीं, किनको 2 वक्त खाना ही नहीं मिल रहा, कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है। ये भी हाल हमारे देश के अंदर है, कितनी बड़ी मतलब है। और सबसे ज्यादा विश्व के अंदर हमारे अंदर, और भी देश है वैसे, हमारे देश के अंदर कितने हैं, लगभग यूनो की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19.5 करोड़ लोग क्या भूखमरी के शिकार है आज भी भारत के अंदर। 19.5 करोड़, इतने लोग कितने भूखमरी के शिकार है आज भी भारत के अंदर। ठीक है, ये यूनो ने बताई है ये बात। दूसरी बात, डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके बारे में कुछ बोला है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ मतलब यूनियन नहीं, एक डब्ल्यूएचओ नहीं, WHI
वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स, ये भी एक बनाया गया है, विश्व की संस्था है, ठीक है। ये संस्था क्या करती है, किसी देश में जाती है, उस देश में बच्चों को देखती है, बच्चों का दुबलापन देखती है कि इनका दुबलापन कैसे है, जैसे हड्डियां निकली होती है कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे हाइट में छोटे रहे हैं, उनका दुबलापन देखा जाता है बच्चों का, ठीक है। साथ में क्या देखती है उनका, ये संस्था जाती है हर देश में, उनका दुबलापन देखती है और साथ में ठिकनापन देखती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर 2 पैरामीटर और सम्मिलित है। बच्चों की मृत्यु दर नोट करती है, बाल मृत्यु दर कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है, ये लेती है इसके अंदर आंकड़ा। और अल्पोषण, न्यूट्रिशन कितना है भोजन में, अल्पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन भोजन कितना है ये चेक करती है, या अल्पोषण भोजन कितना है मिलता है इनको, कितने लोग अल्पोषण भोजन खा रहे हैं, उन लोगों की जनसंख्या देखती है। सुनाई बात आपको, पहले तो देखती है बच्चों का दुबलापन, इनका 1/6 लेती है। अब सीधा ही जोड़ लो, बच्चों का दुबलापन देखती है, बच्चों का ठीकनापन देखती है, और बच्चों की कितनी मृत्यु हो रही है, और भोजन की क्वालिटी कैसी है, मतलब नीचे के लेवल में, ऊपर के लेवल में नहीं, नीचे के लेवल में भोजन की क्वालिटी कैसी है। तो इन क्वालिटी को चेक करके एक इंडेक्स निकालती है, कौन, WHI, वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स निकालती है, ठीक है। WHO ये कौन निकालता है, यूएनओ संस्था है, ठीक है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्या करती है, WHO इंडेक्स तैयार करती है, और इनमें किन किन को शामिल करती है, इन चीजों को देखती है। इन चीजों के आधार पर क्या करती है, एक इंडेक्स निकालती है, जिसमें भारत का रैंक कितना आया 2019 में, 2019 में भारत का रैंक 102 आया था। 121 देशों को सम्मिलित किया था इसमें, 121 देशों में सर्वे किया इन्होंने, यूएनओ की संस्था ने, और AWH हैंगर इंडेक्स निकाला, वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स निकाला, जिसमें भारत का इंडेक्स क्या आया, भारत का स्थान, कुल मिला के भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा आया, 102 स्थान, ये स्थान लिए हमने 121 देशों में। हम ऊपर भी नहीं है, 100 से भी कम, नीचे भी नहीं है, 100 से ऊपर देख लो, इतना आनंद है हमारे देश के भूखमरी का, ठीक है। और 2022 के अंदर कितना है हमारा, 107 और वृद्धि हुई। 2023 के अंदर कितना है लास्ट, 111। ये लो, ये हाल है हमारे देश में भूखमरी का, मतलब इतना हम जो खाना वेस्टेज करते हैं वो हमें गरीबों को बांटना चाहिए, जैसे केक काट के और करते हैं, ताकि क्या है कि ये चीजें कम हो, हमारी रैंक सुधरे, हम भूखमरी को तो कम से कम सेट करें। और ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम चल रही है, और सबसे ज्यादा हमारे देश में भी, हमारा देश भी जिसके अंदर सम्मिलित है, हम ये हाल है हमारे देश में, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, कैसे ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, एक सम्मेलन हुआ था, जगह का नाम नहीं आता, पूरे वर्ल्ड में 2015 की बात है, 2015 में सतत विकास लक्ष्य, सभी देशों ने मिलकर ये एक समिति बनाई, एक सभा की, और इसमें क्या सतत विकास लक्ष्य रखे, जिसके अंदर कितने थे, 17 लक्ष्य थे, 17 टारगेट पूरे करने, कब तक करने, 2030 तक करने, जिसमें से एक टारगेट था, सेकंड नंबर टारगेट है जीरो हंगर, मतलब जीरो हंगर, कोई भूखमरी, कोई भूखा ना सोए, सभी को 2 टाइम का खाना तो कम से कम मिले, ये भी हमारा एक गोल है। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने थे, 17 थे, 17 में से सबसे इंपॉर्टेंट एक गोल कौन सा है, जीरो हंगर, ठीक है। जीरो हंगर कब तक चाहिए हमें, 2023 तक पूरे विश्व को क्या कर देंगे हम, जीरो हंगर कर देंगे, मतलब कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा पूरा विश्व, ऐसा करेंगे हम। इसकी पहल भारत में कब शुरू हुई, 2017 में, भारत ने भी इसको लेकर फिर सीरियस हुआ कि हम भी हमारे देश में जीरो हंगर करेंगे। भारत को भी देखो, सभी देशों ने मिलकर किया, तो भारत भी इसके अंदर वही होगा 100%। तो भारत ने कहा कि हमारे तो आंकड़े और ज्यादा खराब है, हम भी सही करेंगे, हमारे जीरो हंगर हम भी लाएंगे। तो भारत ने अभी तक क्या किया इसके अंदर, एक यूपी के अंदर देश है गोरखपुर, और महाराष्ट्र में थाने, और एक और है उड़ीसा में कोरापुर, ठीक है। गोरखपुर,
ठाणे महाराष्ट्र में और एक है गोरखपुर, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में, ये महाराष्ट्र में, ये यूपी में। इन्होंने क्या अभी तक जीरो अंगर कर दिया अपने जिलों में। ये 3 जिलों ने क्या कर लिया, इन जिलों ने क्या कर लिया, अपने यहाँ जीरो अंगर ले आए। मतलब यहाँ कोई भूखमरी नहीं है इन 3 जिलों के अंदर, ठीक है। तो भारत ने अभी तक इन 3 पोजीशन हासिल कर ली अपने यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी एक फूड सिक्योरिटी का इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। फूड सिक्योरिटी इकोनॉमी में आता है सारा ये फूड सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में अपने सीधे से उदाहरण दे सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या आता है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या क्यों कर रहे हैं। देखो खाना सभी को चाहिए, खाना होगा तभी तो हमारा डेवलप होगा, तभी तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़िया होगी, है ना। तो खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है तो पड़ेगा, ताकि सभी बच्चों को खाना मिले, सभी को अच्छा खाना मिले, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो रोटी के लिए तो हमें सब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी तो आगे काम होगा देश में, तभी तो इकोनॉमी डेवलप होगी। जिस व्यक्ति को खाना ही नहीं मिल रहा तो वो व्यक्ति कहाँ देश की इकोनॉमी में हेल्प करेगा, है ना। तो इसलिए इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड सिक्योरिटी। हर एक बच्चे की, हर व्यक्ति की फूड सिक्योरिटी होनी जरूरी है, ठीक है। इसका सीधा सा उदाहरण देखते हैं अपने। ये मान लो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है मान लो, ठीक है। सबसे पहले आता है पेट, फिर आता है हृदय, फिर आता है बौद्धिक, मतलब इन दोनों को मिला के हम मन बोल देते हैं। ये मन है और ये हमारा पेट है। हमारा विकास नीचे शुरू होता है, पैर अच्छे होने चाहिए, पैर अच्छे होने के लिए पेट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए पेट। पेट भरा होगा तभी हमें दूसरा काम सूझेगा। फिर हमारा मन भरा होना चाहिए, मतलब हृदय, घर के अच्छे रिश्ते, प्रेम प्यार, सब सहयोग की भावना होनी चाहिए हमारा, ये होता है मन, हृदय वाला। ये मन भरा हो, पहले खाना अच्छे से बनाओ, फिर मन भरा हो। मन में बहुत सी चीजें आ जाती है, हमारे रिश्ते, पत्नी वगैरह, बच्चे सब आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये सब होने चाहिए, तो ये मन भरा होना चाहिए। उसके बाद हमारा बौद्धिक, अब जाके हम बौद्धिक में जाएंगे। अगर ये चीजें दोनों अधूरी है ना तो व्यक्ति बौद्धिक तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को बौद्धिक तरक्की करनी है तो पहले उसका पेट भरा होना चाहिए, फिर उसका मन भरा होना चाहिए। मन मतलब प्रेम से, वैसे मन भरा नहीं हो मतलब दुखी हो, मन मतलब प्रेम से उसका मन भरा हो, प्रेम जिसे हम प्रेम बोलते हैं, उसका प्रेम से मन भरा होना चाहिए। तब जाके हम बौद्धिक में जाएंगे, फिर हमको नए नए आइडिया लाएंगे, फिर हमको नई नई इकोनॉमी के रास्ते खोलेंगे, देश को नई तरक्की को लेके जाएंगे, फिर हम देश का डेवलप सोचेंगे। जब तक बच्चे का, किसी का आदमी का पेट ही खाली पड़ा है, फूड ही सिक्योरिटी नहीं है, वो काम मन में जाएगा, काम बौद्धिक में जाएगा। आप खुद खाली पेट रह के देख लो 2-3 दिन, आपको सपने रोटी कहने लग जाएंगे 2-3 दिनों में। तो इसलिए पहले हमारा क्या, पेट भरा। इसमें बोला जाता है पहला पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक। तो ये हमारा नियम होता है सारा, ठीक है। तो सबसे इसके अंदर इसके लेके हमने क्या किया, NFA बनाए, और WHO ने क्या काम किया, यूनियन ने क्या किया, वो स्टैंडर्ड कौन तैयार करता है, सब कुछ हमने देखा है। तो फूड सिक्योरिटी क्या है, किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन और पोषण युक्त, न्यूट्रिशन युक्त और निरंतर भोजन मिलता रहे, तो उसकी फूड सिक्योरिटी है। और इसके लिए क्या क्या आयाम होने चाहिए, और इसके पैरामीटर कौन निर्धारित करता है कि भोजन कैसे, अच्छी क्वालिटी है बुरी क्वालिटी है, कौन निर्धारित करता है, FAO तैयारी करता है। और ये किसकी संस्था है, सहायक संस्था है, UN ने कोई, ठीक है। और उसके बाद इसके आयाम आते हैं कि WHO ने माने किसी व्यक्ति फूड सिक्योरिटी कब हो जाएगी कि उसको उपलब्ध हो भोजन, फिर उसकी पहुंच भी हो भोजन तक, और उसको खा भी सके, वॉक भी कर सके, खरीद भी सके, मतलब वॉक मतलब खरीद सके, और उसको रोज मिले, डेली। ऐसा नहीं कि आज मिले या कल ना मिले, निरंतर मिले, हर रोज मिले। तो ये आयामों को पूरा कर लेता तो उसकी फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात, इसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए भारत ने क्या किया है, भारत ने NFA एक्ट बनाया, ठीक है, ताकि जो BPL और APL परिवार है तो इनको अच्छे से खाना मिले। किस किस रेट में देंगे, इसमें देंगे। बाई चांस कहीं खाना नहीं पहुंचा पा रही है तो सरकार क्या करेगी, वहां पे गेहूं, मान लो किसी एरिया में क्या कर रही है, गेहूं नहीं मिल पा रहा, गेहूं सरकार नहीं भिजवा पा रही, और वहां पे गेहूं का रेट मान लो 23 रुपये है, तो सरकार का काम क्या है, 2 रुपये में गेहूं देना है ना, तो सरकार क्या करेगी, 2 रुपये काट लेगी और उसके खाते में क्या करेगी, 21 रुपये ट्रांसफर कर देगी कि लो भाई तुम्हारा खाना, एक किलो गेहूं, मान लो एक व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिल सकती है, तो मान लो APL में, तो क्या करेगी, 21 गुना 105 रुपये उसके खाते में क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी कि तुम अपने वहां से खाना गेहूं खरीद लो और खाना बना के खाओ। कौन से परिवार को, APL के लिए। और BPL के क्या करेगी,
तो 7 किलो मिल सकता है। तो 21 इंटू में 7 कर देंगे, 21 मल्टीप्लाई 7, 7 और 7 में 147 क्या कर देगी, पैसे ट्रांसफर कर देगी गेहूं खरीदने के लिए। अगर वहां गेहूं है तो, अगर चावल है तो चावल के 3 रुपए काट के करीब, चावल मान लो वहां पे 60 रुपए किलो है, तो सरकार क्या करेगी, 3 रुपए काट लेगी, 57 रुपए किलो के हिसाब से उसके खाते में भेज देगी, नगद क्षति पूर्ति कर देगी खाते में सरकार, ऐसे करती है। अगर किसी के एपीएल कर में वहां पे राशन की दुकान में राशन नहीं आ रहा है, अगर उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ये नियम इसमें डाला गया, ये नियम कानूनी अधिकार दिया गया इसको, ठीक है। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी में यूएनओ ने क्या बनाया, हमारा इंडेक्स कौन सा दिया, ये इंडेक्स दिया है। और किसके आधार पर बनाती है, इंडेक्स लेके आती है, दुबलापन लेती है बच्चों को, ठीकनापन लेती है, बाल मृत्यु दे देती है, उनका अंडर न्यूट्रिशन चेक करती है, खाने की क्वालिटी कैसी है, इन सभी को मिला के क्या करती है, एक इंडेक्स तैयार कर देता है। और जिसमें हमारा कौन सा रेखा है, 2019 में 102, 107, 211, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टारगेट है। एक सेकेंड, तो ये फूड सिक्योरिटी हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस पे डिपेंड है। क्यों, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पेट भरा होगा तभी मन भरेगा, फिर उसके बाद में हमारा बौद्धिक विकास होगा, और बौद्धिक विकास होगा तो हम नए नए आइडिया खोजेंगे और हमारा देश तरक्की होगी, हम नए नए संसाधन खोलेंगे। मैंने बताया था टर्शियरी सेक्टर कहाँ आएगा, बौद्धिक से आएगा, ठीक है। उद्योग धंधे यहीं से बनेंगे। अगर ये खाली है तो ना तो उद्योग होगा, ना धंधा होगा, ना मजदूरी होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, हमसे कुछ भी नहीं होगा। पेट जरूरी है पहले भरना। तो ये हमारा बेसिक आज फूड सिक्योरिटी जरूरी है इकोनॉमी के अंदर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।